नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण, जनरल सिस्टम्स थ्योरी एंड पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक न केवल बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर राजस्थान विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध कॉलेज हैं उनके विद्यार्थी, बल्कि जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान में एमए में राजनीति विज्ञान विषय का चयन करते हैं उनके लिए एमए फाइनल में एक कंपलसरी पेपर है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें भी ये टॉपिक है। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो सिद्धांत है ये बीए प्रथम विद्यार्थियों के लिए भी और एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। जब हम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के रूप में राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कॉमन टॉपिक हैं। राजनीति विज्ञान, उसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। तो उसमें राजनीति के अध्ययन के कुछ परंपरागत तरीके थे और राजनीतिक विश्लेषण के कुछ आधुनिक तौर तरीके या पद्धति हैं। तो उसमें ये जो पॉलिटिकल सिस्टम की कॉन्सेप्ट है ये आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की देन है। और उससे पहले हम बात करें कि सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के बारे में, तो ये संकल्पना बहुत पुरानी नहीं है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस संकल्पना का जो प्रचलन है वो प्राणी शास्त्र में हुआ और आज ये कॉन्सेप्ट जीव विज्ञानों से कहीं अधिक सोशल साइंसेज में अध्ययन विश्लेषण का आधार बनी है। तो इस संकल्पना का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया एक जीव शास्त्री हुए हैं, लुडविग वॉन बर्टलेनफी। उन्होंने इस संकल्पना का प्रयोग किया 1920 के दशक में और बाद में ये दूसरे समाज विज्ञानों में इसका प्रचार प्रसार हो गया। ज्ञान विज्ञान का जो दायरा जो बढ़ा उससे क्षेत्र में विस्तार तो हुआ, लेकिन जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र थे उनमें लाइन भी खिंच गई, कठोरता से विभाजन हो गया। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ जो इंटरेक्शन की प्रक्रिया थी, आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी वो रुक गई और ज्ञान की प्रत्येक शाखा में जो प्रोग्रेस हो रही थी वो बाधा उसमें हो गई। तो ऐसी स्थिति में एक विज्ञान में होने वाले विकास की सहायता से दूसरे विज्ञानों में उसी प्रकार की समस्याओं को समझना संभव नहीं था। इसलिए विभिन्न विज्ञानों के एकीकरण के समर्थन में
दलीलें दी गई और ये कहा जाने लगा कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी जो समानताएं हैं जिनके आधार पर व्यापक सिद्धांत की खोज की जा सकती है, तो उसी संदर्भ में व्यवस्था सिद्धांत अस्तित्व में आया। और ख़ास बात यह है कि सबसे पहले समाज विज्ञानों में, ये मानव शास्त्र में, फिर उसके बाद समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में और राजनीति विज्ञान में ये स्थापित हुआ। जहाँ तक राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न है, इस संकल्पना का सर्वप्रथम जो प्रयोग है डेविड ईस्टन ने किया था पॉलिटिकल साइंस में। अब हमें जानना चाहिए कि व्यवस्था से क्या मतलब है। तो उसमें कुछ डेफिनेशन दी जाती हैं, जैसे बटले नफ़ी जो जीव विज्ञानी थे उन्होंने ही इसकी परिभाषा दी है कि ये अंतःक्रियाशील तत्वों का एक समूह है, ए सेट ऑफ एलिमेंट्स स्टैंडिंग इन इंटरेक्शन। इसी प्रकार हॉल और फैगन के अनुसार वस्तुओं में परस्पर और वस्तुओं और उसके लक्षणों के बीच संबंधों सहित वस्तुओं का एक समूह है। ये सीधे सरल शब्दों में यदि देखें तो प्रणाली अर्थात व्यवस्था किसे कहेंगे, तो उसमें व्यवस्था उन तत्वों के समूह को कहते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हों, एक दूसरे पर आश्रित हों और एक दूसरे पर क्रिया करते हों, और इस क्रिया को परस्पर क्रिया या अंत्यक्रिया कहा जाता है, इंटरेक्शन कहा जाता है। तो ये सामान्य अर्थ है व्यवस्था का। इसी संदर्भ में जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था जो सिद्धांत है उस विश्लेषण में दो प्रकार के प्रयोग हैं। एक तो निवेश निर्गत विश्लेषण है, जिसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस कहते हैं, और ये डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित है। और इसी प्रकार दूसरा विश्लेषण है वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। ये आमंड पावेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत विश्लेषण का 1953 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक प्रणाली राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण। और फिर एक और पुस्तक उन्होंने लिखी 1965 में, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, में उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसको उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। अब व्यवस्था का अर्थ हमने जान लिया। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो ये हम पहले भी आपको स्पष्ट किया कि राजनीतिक व्यवस्था की जो संकल्पना है वो आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की देन है। राज्य की संकल्पना, राज्य की जो ट्रेडिशनल संकल्पना है, परंपरागत संकल्पना, उसके अंतर्गत तो राजनीति के संस्थात्मक ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाता था,
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर ही चर्चा होती थी, उसी पर ही ध्यान केंद्रित होता था। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की जो संकल्पना है उसमें राजनीति को एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में समझने का प्रयास है। इसलिए हमें इस प्रक्रिया और प्रणाली यानी व्यवस्था शब्दावली को भी स्पष्ट कर देना चाहिए। तो सामान्य भाषा में प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो उन क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो किसी स्थिति में परिवर्तन ला देती है। उदाहरण के लिए भौतिक पर्यावरण जो होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, हवा, पानी, धूप, धुआं इत्यादि एक दूसरे पर क्रिया करते हैं जिससे मौसम बनते हैं। इसी प्रकार सामाजिक पर्यावरण भी होता है, सोशल एनवायरनमेंट। उसके विभिन्न तत्व एक दूसरे पर क्रिया करते हैं जिससे सार्वजनिक जीवन में तरह तरह की गतिविधियाँ अस्तित्व में आती हैं। और किसी एक पर्यावरण में जिस ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम प्रणाली कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब ये प्रणाली या व्यवस्था की संकल्पना एक विश्लेषणात्मक संकल्पना है और इसे किसी जीवित प्राणी या यंत्र की तरह मूर्त रूप में नहीं समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में विश्लेषण के उद्देश्य से किसी प्रणाली के तत्वों पर अमूर्त तत्वों के रूप में विचार करना चाहिए। सामान्य अर्थों में राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों, भागों में सुव्यवस्था से लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न अंगों में जो संबंध हैं उनमें एक नियमितता रहती है और डेविड स्टर्न के अनुसार यदि राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित किया जाए तो डेविड स्टर्न के शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है, वो लिखते हैं वो कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। अब इसमें दो तीन खास बात हैं। पहले भाग में तो व्यवस्था की जो डेफिनेशन हमने पहले दी थी वो इंगित हो रही है कि पारस्परिक क्रियाओं की व्यवस्था, इंटरेक्शन, और दूसरा जो पार्ट है वो राजनीतिक व्यवस्था को डिफाइन कर रहा है कि जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं। डेविड स्टर्न ने राजनीति की परिभाषा में भी यही कहा था कि राजनीति का जो सरोकार है वो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो इसमें खास बात यह है कि सामान्य रूप से हम इस चीज़ को ये मान सकते हैं कि ये मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की व्यवस्था है। और राजनीतिक व्यवस्था दूसरी उपव्यवस्थाओं की भांति एक उपव्यवस्था है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें अन्य व्यवस्थाओं से इस भांति ये इसमें फ़र्क है कि ये दूसरी व्यवस्थाओं से पारस्परिकता रखते हुए भी, अंतःक्रियाशील होते हुए भी उनसे अधिक मात्रा में स्वायत्तता रखती है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित किया है डेविड स्टर्न ने। राजनीतिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण संघटक हैं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के निवेश इस निम्नलिखित डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इनपुट्स ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है मांगों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ डिमांड्स। और तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत, आउटपुट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम।
इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं, उनको पहले बात करेंगे। और हमने ये पहले भी आपको स्पष्ट किया कि समाज की अनेक उपव्यवस्थाओं में से एक उपव्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था। और समाज की इन उपव्यवस्थाओं में एक विशेषता है कि इन सब में अंत्यक्रिया होती रहती है, एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और एक दूसरी स्वतः ही पारस्परिकता के कारण नियमित और सीमित होती हैं। लेकिन राजनीतिक उपव्यवस्था इस मायने में थोड़ी भिन्न है कि ये उनसे पारस्परिकता और अंत्यक्रियाशील रहते हुए भी उन व्यवस्थाओं से स्वायत्तता रखती है और अन्य उपव्यवस्थाओं को आदेश देने की बाध्यकारी शक्ति इसमें होती है। आमंड और पावेल ने इनके कुछ लक्षण बताए हैं राजनीतिक व्यवस्था के। तो उसमें कुछ लक्षण हैं कि भागों की अंतर्निर्भरता या अंतः संबंधित गतिविधियां। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक सीमा होती है। और तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का अपना एक पर्यावरण होता है। और चौथा है वैध बाध्यकारी शक्ति, जो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। आमंड का ये कहना है कि हर व्यवस्था की तरह राजनीतिक व्यवस्था के जो विभिन्न भाग हैं या अंग हैं, उनमें एक दूसरे पर निर्भरता होती है। जब व्यवस्था के किसी एक अंग में कोई परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन अन्य सभी अंग और या कहें कि संपूर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन वो ला देता है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में अनेक अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके अंगों में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है और हर अंग की अपनी एक व्यवस्था भूमिका होती है और हर अंग की भूमिका समान भी नहीं होती है। लेकिन इनमें कोई एक अंग में कोई परिवर्तन आता है तो वो दूसरे अंग और संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। दूसरा है कि राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमा होती है। ये सीमा राज्य की सीमा नहीं होती है, बल्कि ये सीमा व्यक्तियों, संस्थाओं और भूभाग से संबंधित नहीं होती। ये उनकी राजनीतिक भूमिकाओं के संदर्भ में सीमा समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसान है, वो खेती करते समय राजनीतिक व्यवस्था की सीमा में नहीं आता, लेकिन जब वो वोट देता है या पॉलिटिकल विषय पर, राजनीतिक विषय पर कोई चर्चा करता है तो वो राजनीतिक सीमा में उसकी भूमिका मानी जाती है। एक लक्षण है राजनीतिक व्यवस्था का अपना पर्यावरण होता है। ये स्वतंत्र व्यवस्था नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार के ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था नहीं होती, किसी प्रकार के पर्यावरण में क्रियाशील नहीं रहती, बल्कि ईस्टर्न ने विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र के व्यक्तित्व, जनसांख्यिकीय पर्यावरण का विशेष विश्लेषण किया है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है चारों तरफ से पर्यावरण से घिरी रहती है और पर्यावरण में ही परिचालित होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है और पर्यावरण को स्वयं भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के बीच में एक अंतःक्रिया या कहें कि लेन देन उनमें चलता रहता है। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश जो है पर्यावरण से ही आते हैं, फिर रूपांतरण करके निर्गतों के रूप में पुनः पर्यावरण पहुंच जाते हैं। और एक लक्षण उनका बताया गया था कि ये इसमें औचित्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति होती है। अन्य व्यवस्थाओं के पास औचित्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। जो राजनीतिक व्यवस्था को डेविड ईस्टर्न ने डिफाइन किया है, उसमें भी हमने देखा था कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके कुछ लक्षण हैं, जिसमें भागों की अंतर्निर्भरता है, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है और चौथा वैध बाध्यकारी शक्ति इसमें होती है। इसके बाद हम राजनीतिक व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण घटक हैं और जो प्रस्तुत डायग्राम है
इस पर हम अगली कक्षा में विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।